Hello everyone, chapter is proceeding. Our topic is center-state relation. Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the states. This meant that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units. As and when our ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. In context of the federalism, or we can say that in federal structure, in federalism, center-state relation is one way to describe and one way to understand the center-state relation. How's center-state relation work? इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो फेडरलिज्म के रिश्ते को मजबूत करते हैं, यानी फेडरलिज्म के अंदर केंद्र और राज्य का संबंध किस तरीके से इस पूरी प्रैक्टिस को फेडरलिज्म को मजबूत करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट क्या कहते हैं कि पावर शेयर करना वास्तव में रूलिंग पार्टी के लिए और लीडर्स के लिए एक बड़ा काम है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि आपको शेयर करके चलना है पावर को। अगर आप पावर शेयर नहीं करेंगे, पावर का सिस्टम जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो रियलिटी में फेडरलिज्म जो है वो फेल हो जाएगा और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सक्सेस नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, रूलिंग पार्टी और लीडर्स जो हैं वो इस अरेंजमेंट को फॉलो करें और फेडरलिज्म जो है वो सही तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर हम देखें एक लंबे समय तक अगर कोई भी सेम पार्टी सेंट्रल स्टेट में रूल करती है, इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेडरल यूनिट के रूप में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों एक ही सरकार है, एक ही रूलिंग पार्टी की सरकार है। अगर ऐसी कंडीशन पैदा होती है, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, इट मीन्स हमें ये देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी या फेडरल डेमोक्रेसी या फेडरल सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। एज एंड व्हेन जैसे रूलिंग पार्टी और स्टेट लेवल पे जो पार्टी है उसको अगर हम अलग अलग देखते हैं तो सेंट्रल स्टेट जो है वो दोनों एक दूसरे की या फिर दोनों तरफ से एक दूसरे की पावर को अंडरमाइन करने का कोशिश किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार स्टेट गवर्नमेंट के जो अरेंजमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल मिसमैनेजमेंट कर देती है, या हम कह सकते हैं कि चीज़ों को जो है वो गलत तरीके से या राइवल पार्टी गलत तरीके से पेश करती है। तो ऐसी चीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑर्डिनेंस को या फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल मिसयूज को कैंसिल कर सकती है। इससे क्या होगा कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो है वो अंडरमाइन होगा। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद में पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण रूप से ये देखा गया। दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, include several regional parties, to form a government at the center. This lead to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the clearly years after the Constitution came into force. हम देख सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट का अरेंजमेंट बनने के बाद में या फिर कोलिशन गवर्नमेंट के इस अरेंजमेंट को यूज़ करने के बाद में 1990 के बाद में सहयोग से जब कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, यानी नंबर ऑफ सीट्स कम होने के कारण कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती है, तो ऐसी कंडीशन में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। और कोलिशन गवर्नमेंट के सहयोग से क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अपना अरेंजमेंट इस तरीके का करती हैं या अपना अरेंजमेंट इस तरीके से बना लेती हैं कि वो पावर को शेयर करते हुए चलती है और वो सरकार बनाती है। तो इसमें क्या हुआ, ऑटोनोमस बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट
करने में या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने आप को ऑटोनोमस बॉडी के रूप में रिप्रेजेंट करने में अच्छे तरीके से पेश आती है। और दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी भी लीडरशिप में या हम कह सकते हैं कि बड़े नेतृत्व में काम नहीं करती है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और इससे फेडरल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। इस पे एक हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म का एक अच्छा गुण जो है वो देखने को मिलता है। कोलिशन गवर्नमेंट के कई नुकसान भी होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट के कई फायदे भी होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है उससे फायदे भी हमें देखने को मिलते हैं कि एक क्लियर मेजोरिटी के साथ पार्टी जब नहीं होती है या क्लियर मेजोरिटी के साथ उनकी सरकार नहीं बनती है तो वो अपने साथ कोलिशन करके यानी दूसरी पार्टी के साथ में अलायंस करके जब सरकार बनाते हैं तो इससे सरकार की जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है और सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबली काम करती है। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 or more tier of government. We have so far discussed the 2 tier of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tier. States in India are as large and independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about big as Germany. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. This is the rationale for decentralization of power. Thus result a 3 tier of government called local government. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को शेयर कर देना, और पावर को शेयर करना यानी पावर शेयर में हमने पढ़ा कि पावर को शेयर करा जाता है, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पावर को शेयर करते हुए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने आप को मजबूत करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का गवर्निंग सिस्टम जो है, फंक्शनिंग जो है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि भारत देश का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा स्टेट्स जो या स्टेट का जो एरिया है यानी ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो स्टेट्स के अंडर बहुत बड़ा है, और इस तरह के बिग एरियाज़ में या वास्ट एरियाज़ के अंदर रूलिंग करना और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो पावर को शेयर करने के लिए, पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए थर्ड लेवल पे 3 tier गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो अडोप्ट किया गया 1990s के बाद में, और इसमें प्रोविजंस किया गया, एक प्रोविज़न किया गया कि अब लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म्ड होगी, लोकल लेवल पे भी सरकार जो है वो फंक्शनिंग करेगी, और इस लोकल लेवल पे या हम कह सकते हैं कि इस बिल्कुल सरफेस लेवल पे सरकार जो है वो गांव तक पहुंच जाएगी, और सरकार पावर को शेयर करते हुए इस पावर शेयर का नाम दिया गया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। When power is taken away from central state government and given to local government, it is called decentralization. वेरी इंपॉर्टेंट, जब पावर सेंटर से लेकर स्टेट को दी गई और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी गई तो पावर को आपस में डिसेंट्रलाइज कर लिया गया और इसका नाम दिया गया डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इंडिया में। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल एट लोकल लेवल। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन से क्या फ़ायदा होगा, या डिसेंट्रलाइजेशन इतनी इफेक्टिव क्यों होती है, सेंटर स्टेट की पावर के बाद में भी तीसरी पावर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हम क्या देखते हैं कि लोकल लेवल पे जितने भी समस्याएं हैं, मान लो नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में, किसी भी गाँव में लोकल लेवल पर जो समस्या है उसका समस्या का समाधान लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया जाएगा, और लोगों को इससे क्या होगा, तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा।
लोगों को विकास जो है वो बहुत अच्छे से मिलेगा, लोगों को विकास के इस चरण से, या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के इस प्रोसेस से गुजारना और इजी रहेगा। यानी डेमोक्रेटिक वे में डेवलपमेंट जो है वो और मैनरली होने लगेगा, इसका फेयर मैनर देखने को मिलेगा, और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, और लोगों को एक जस्टिस जिसको कहते हैं, न्याय जिसको कहते हैं, उम्मीद जिसको कहते हैं, सरकारों से जो उम्मीद होती है उस उम्मीद को प्राप्त करने में बहुत आसानी रहेगी। इजीली सब लोगों के लिए जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का वो एक्सरसाइज करने को मिलेगा। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया जो है वो बहुत ही इफेक्टिव पार्ट है हमारे रूलिंग सिस्टम का। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन की नीड को, आवश्यकता को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए प्रोविजन दिया है और इसे शामिल किया गया है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लोकल लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। इसीलिए हमारे यहाँ पे एक ऐसा प्रयास किया गया ताकि पावर को विलेजेस में, टाउन्स में, लोकल लेवल तक पहुँचा दिया जाए। विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया वर सेटअप ऑल इन द स्टेट्स। सभी राज्यों के अंदर, गाँव के अंदर इस तरह का सेटअप जो है वो सभी राज्यों के अंदर कर दिया गया ताकि लोकल लेवल पे वहाँ पे समस्याओं का समाधान हो सके और लोकल लेवल पे सरकार काम कर सके। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन जो है वो रेगुलर नहीं होंगे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन, लेकिन इनकी ज़्यादा और सीमित शक्तियाँ नहीं थी उस समय। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही कम अटेंशन या इफेक्टिव टर्म जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में देखने को मिल रहा था। ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन अप इन 1992। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 1992 के अंदर पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, भारत में लिया गया, जो कि 1992 का एक्ट था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। संविधान में सुधार किया गया, यानी हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट टू मेक द 3 tier ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, ताकि लोकतंत्र को और ज़्यादा अच्छा किया जा सके और 3 tier गवर्नमेंट जो है उसके स्ट्रक्चर को सेटअप किया जा सके। इसमें क्या प्रोविजन थे? इसमें पहला प्रोविजन कहता है नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो पहला प्रोविजन किया गया कि लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज करने के लिए पावर को सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन जो है वो रेगुलरली हेल्ड किए जाएंगे और गवर्नमेंट बॉडी जो है वो बनाई जाएगी। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। सीट रिजर्वेशन जो है वो फेयरली बहुत अच्छे से किया गया ताकि सभी जाति वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके और सभी जाति के वर्ग के लोग जो हैं वो इलेक्टेड बॉडीज के अंदर काम कर सके, यानी वो चुनाव में भाग ले सके और चुनाव में भाग लेकर अपनी आगे की प्रक्रिया जो है उसमें भाग लेकर के वो सरकार के अंदर अपनी हिस्सेदारी या फिर लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन, यानी जितनी सीट है उसका 1/3 जो है वो रिजर्वेशन प्रोविजन किया गया ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया ताकि अलग से स्टेट के अंदर जितना भी इलेक्शन कंडक्ट होगा, चाहे वो पंचायत को है, म्यूनिसिपल इलेक्शन को लेकर के है, वो सब उसमें प्रोविज़न किया जा सके कि लोकल लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन बॉडी जो है वो काम करनी चाहिए। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग राज्यों में इस तरह के प्रोविज़न किए गए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर को शेयर करती हुई चलेगी और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को कुछ शक्तियां दे दी गई जिससे लोकल लेवल पे अपनी शक्तियों का वो प्रयोग कर सकती है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज, और लोकल गवर्नमेंट का नाम जो है वो पंचायती राज रखा गया। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट हैज़ ए ग्राम पंचायत, या तो एक गांव होगा या फिर गांवों का एक समूह होगा, इसका नाम ग्राम पंचायत रखा गया। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच। यहाँ पे क्या होगा, गांव में छोटे छोटे वार्ड बना दिए गए और वार्ड का जो हेड होगा वो वार्ड मेंबर होगा या फिर इसको पंच भी बोला जाएगा। एंड ए प्रेसिडेंट
जो इसका हेड होगा, सभी वार्ड मेंबरों को मिला के जो उनका हेड होगा उसको सरपंच बोला गया है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द होल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। हमारे यहाँ पे जो भी वार्ड के अंदर लोग रहते हैं वो वार्ड मेंबर को चुनने के लिए इलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और गांव के अंदर जो हमारे सभी वार्ड को मिला के जो कंस्टिट्यूट होती है पंचायत, उसको मिला के जो वार्ड, सभी वार्ड मिला के पूरी की पूरी पंचायत के हेड को, तो इसमें क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो पूरे गांव के पास रहेगा। सभी गांव के लोग मिलकर क्या करेंगे, सरकार चुनेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और प्रतिनिधि जो है वो पूरे गांव के विकास के लिए काम करेगा। सभी वार्ड के विकास के लिए वार्ड मेंबर होंगे और वार्ड के जो हेड होंगे, सभी वार्ड मेंबर के जो सभी वार्ड मेंबर चुन के आएंगे और उनमें से एक हेड चुना जाएगा जिसको सरपंच बोला जाएगा। और ग्राम पंचायत जो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसका प्रोसीजर जो है वो पूरा प्रोसीजर हमें इलेक्शन के थ्रू देखने को मिलता है। तो इसमें रेगुलर इलेक्शन होते हैं और रेगुलर इलेक्शन के थ्रू अलग अलग SC ST OBC रिजर्वेशन वो भी प्रोविज़न किया गया और महिलाओं के लिए अलग से सीटों की व्यवस्था की गई। इससे गांव के क्षेत्र में एक तो डेमोक्रेसी पहुंच गई। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भारत के गांव के अंदर लोगों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा कहाँ मिलता है, ग्राम पंचायत लेवल पे, या हम कह सकते हैं कि लोकल लेवल पे, हम कह सकते हैं कि पंचायती राज में। उनको लगता है कि उनका खुद का रूल है, उनका अपना जो ये उत्सव है लोकतंत्र के, इस उत्सव को बहुत अच्छे तरीके से वो अपना एंजॉय करते हैं। इससे क्या होगा, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बहुत ही ऑटोनोमस होकर के, ऑटोनोमस मीन्स स्वतंत्र होकर के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस के अंडर और कॉन्स्टिट्यूशनली अपना काम करती है, फंक्शनिंग करती है। इससे क्या होगा, गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। इससे गांव के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा और डेवलपमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर लोगों तक प्रदान किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर लोगों तक पहुंच कर पाएंगे। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। पंचायत ग्राम सभा के अंडर काम करती है। ऑल द वोटर इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर। सारे के सारे एडल्ट जो वोटर्स होते हैं, एडल्ट वोटर्स का मीन्स हमारे भारत के अंदर जो वोट बनने की प्रक्रिया है वो, उसके लिए वयस्क मताधिकार आयु जो है वो कम से कम 18 वर्ष रखी गई है। यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो वो हमारे यहाँ पे एडल्ट मेंबर बोला जाएगा। और जो व्यक्ति अपने 18 वर्ष की उम्र के बाद में कभी भी किसी भी इलेक्शन या किसी भी सीट के लिए, मान लो MP के लिए, MLA के लिए, सरपंच के लिए, म्यूनिसिपल बोर्ड के लिए, म्यूनिसिपलिटी के लिए किसी भी इलेक्शन में अगर भाग लेता है तो उसकी अलग से आयु का प्रोविज़न है, उसकी अलग से आयु का प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है। या हम कह सकते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलग से उसका प्रोसीजर है। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। हमारे यहाँ पे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में साल में 1 बार 2 बार या फिर हम कह सकते हैं कि 3-3 4-4 बार भी मीटिंगें होती है। एनुअल बजट जो है वो ग्राम पंचायत देखती है और उसको रिव्यू करती है। ग्राम पंचायत अपनी परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करती है और लोगों से राय ली जाती है और गांव में लोगों की राय लेकर विकास किया जाता है कि कौन से गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए। गांव के विद्यालय का, या हम कह सकते हैं कि गांव की सड़कें हैं, नालियां हैं, या गांव में पेड़ पौधे लगाने हैं, स्वच्छता के अभियान को लेकर के हैं, या हम कह सकते हैं कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के हैं। तो इस तरह के प्रोविज़न जो है वो गांव में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार गांव में हम कह सकते हैं कि विकास की एक लहर जो है वो ग्राम पंचायत या पंचायती राज से देखने को मिलती है। इससे हमारे गांव और मजबूत होंगे और गांव के लोगों को, लोकल लेवल पे लोगों को अपने आप को आगे बढ़ाने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो हैं वो मिलेंगे। The local government structure goes right up to the district level. A few gram panchayat are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब जिले लेवल पे फंक्शनिंग इनकी कैसे होती है कि मान लो 2, 4, 5, 10 ग्राम पंचायतों को मिला करके और उनकी एक बड़ा ग्रुप बनता है और इस ग्रुप को हम ब्लॉक बोलते हैं या फिर मंडल बोलते हैं या पंचायत समिति बोला जाता है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड। और इसके जो मेंबर्स होते हैं या हम कह सकते हैं कि पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं पंचायत मेंबर्स के द्वारा। ऑल द पंचायत समिति और मंडल जो है वो
प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग जिला परिषद बनाते हैं। तो सभी ब्लॉक या फिर मंडल या हम कह सकते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य यानी जो प्रधान है वो मिलकर के जिला परिषद का निर्माण या हम कह सकते हैं कि जिला परिषद जो है उसका निर्माण करते हैं और वो जिले लेवल तक भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो हमारी काम करती है। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ that district and some other official of the other district level bodies are also its members। जिला परिषद में वहाँ पे लोकल जो हमारे एमपी एमएलए हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बड़े इलेक्टेड बॉडीज़ के अलावा ऑफिशियल्स जो होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि सीईओ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या हम कह सकते हैं कि एसडीएम है, या हम कह सकते हैं कि बीडीओ है, तो ये सब जो है इनसे जुड़े रहते हैं और इस प्रकार ये एक पूरी कड़ी बनती है या हम कह सकते हैं कि सीरीज बनती है और जिसके थ्रू पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप काम करता है और लोकल लेवल पे पंचायती राज का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल एज। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में लोकल लेवल पे सरकारें काम करती है। Municipalities are set up in big towns or towns. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipality and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representative. Municipal chairperson is the political head of the municipality. In a municipal corporation, such an officer is called the mayor. आपको ध्यान रखना है जो टाउन्स होते हैं उनमें जो उनके हेड होते हैं उनमें और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं, बिग सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके हेड होते हैं, उनकी दोनों पोस्टों में नाम में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है जी? वो भी इलेक्टेड बॉडी है, हाँ जी। ग्रामीण लेवल पे इलेक्टेड बॉडी, हाँ जी। या हम कह सकते हैं कि पंचायत क्षेत्र पे, ग्राम पंचायत क्षेत्र पे इलेक्टेड बॉडी होती है, उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में भी इलेक्टेड बॉडी होती है। लेकिन इनमें मेजर जो फ़र्क है वो क्या है? म्यूनिसिपल या म्यूनिसिपलिटी जो हैं यानी नगर पालिका क्षेत्र तक की जो है उनके हेड को चेयरपर्सन या बोला जाता है और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके हेड को मेयर बोला जाता है। ये इनमें सबसे बड़ा फर्क जो है वो देखने को मिलता है। अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। पोस्ट इनकी इलेक्टेड होती है और ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और इनके रेगुलर इलेक्शन काम जो करवाने का काम है वो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भारत के अंदर जो इस तरह के लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट है ऐसा वर्ल्ड में कभी किसी देश में नहीं हुआ। यानी भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश तो माना ही जाता है। इसके साथ साथ भारत के अंदर पंचायत क्षेत्र में लोकल लेवल पे सबसे बड़ा आपने कह सकते हैं कि जो उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है, उसकी जो शक्तियां हैं वो गांव के अंदर दी गई, लोकल लेवल पे शक्तियां जो दी गई, इसका एक्सपेरिमेंट, इसका बहुत बड़ा अभ्यास जो है वो वर्ल्ड के किसी और हिस्से में, वर्ल्ड के किसी और देश में नहीं देखने को मिलता है। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत और म्यूनिसिपलिटी के काम करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो हमें देखने को मिलता है कि दूसरे कई ऐसे देश हैं जिनकी 36 लाख तो पॉपुलेशन ही नहीं है और हमारे देश भारत के अंदर 36 लाख तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। दिस नंबर is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties while elections are held regularly and enthusiastically. Gram Sabha are not held regularly. Most state governments have not transferred significant power to the local government, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the ideal of self government. दो क्वेश्चन बनते हैं कि आप लोकल लेवल पे पंचायती राज के सेटअप होने के बाद में भारत में किस तरह के चेंजेस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभी भी हमारी डेमोक्रेटिक
जो पॉलिटिक्स की पूरी रफ्तार है, देश के अंदर विकास की रफ्तार या देश के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल का सिस्टम जो है वो अभी भी देश के अंदर काफ़ी सारी कमियां लिए हुए है। तो हमें इसको कैसे सही करना है, इसके लिए क्या रिफॉर्मिंग मेथड होने चाहिए, क्या मेजर्स होने चाहिए और उनमें क्या क्या कमियां हैं, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है और भारतीय लोकतंत्र को और ज़्यादा सक्सेस करने की ज़रूरत है। भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, वुमेन्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये तो काबिले तारीफ है। इससे हमें हमारे लोकतंत्र की मजबूती को समझने का और गहरा और अच्छा अवसर जो है वो मिलता है। देन फेडरलिज्म की इन्हीं सब विशेष बातों के साथ, इन्हीं सब विशेष चीज़ों के साथ हम विराम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ।